नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं MP फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा जो अभी हाल ही में 2023 में संपन्न हुई थी। उसका 25 मई 2023 शिफ्ट 2 का सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस का ओल्ड क्वेश्चन पेपर। देखिए दोस्तों, ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगाने से आपको क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सबसे पहला फायदा क्या हो गया, आपको टॉपिक पता चल जाते हैं। दूसरा फायदा ये होता है आपको लेवल पता चल जाता है कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इजी लेवल के, टफ लेवल के या मीडियम लेवल के। ठीक, और इसके अलावा दोस्तों आपका तीसरा सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि आपको रिपीटेड क्वेश्चन भी आने वाले एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो जो भी स्टूडेंट MP फॉरेस्ट गार्ड 2025 की तैयारी कर रहा है उसका सबसे पहला काम यह है कि उसको ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगाना है MP फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा जो 2023 में संपन्न हुई थी। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। जनरल साइंस के टोटल 20 प्रश्न आते हैं, आपको पता है। ठीक है, 5 सब्जेक्ट रहते हैं MP फॉरेस्ट गार्ड पेपर में, जिसमें से जनरल साइंस में 20 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, SI पद्धति में जोड़ थ्रस्ट की इकाई क्या है। ठीक है, ये जोड़ नहीं, ये जोर है। ठीक है, जोर। ठीक है, इस प्रकार से जोर लिखा है, यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गई है। जोर की इकाई क्या है कह रहा है वो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों SI पद्धति में जोर, जोर मतलब क्या होता है, हम कहते हैं ना कि जोर लगाओ। ठीक है, कहते हैं ना कि जोर लगाओ। ठीक है, जोर लगा के हैया, इस प्रकार से कहते हैं ना। तो यहाँ एग्जामिनर ने क्या होशियारी किया कि यहाँ उसने बल नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा, बल यानी कि फोर्स नहीं लिखा, और जोर लिख दिया, थ्रस्ट लिख दिया। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, पेपर जो बनता है ना भाई साहब, वो बनता है पहले इंग्लिश में। ठीक है, उसको बाद इनको क्या करते हैं, ये गूगल से ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, गूगल से ट्रांसलेट करते हैं और छाप देते हैं। ठीक, उनको ये मतलब नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले क्या पढ़ते हैं, कैसा पढ़ते हैं, उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। उन्होंने क्वेश्चन को पहले इंग्लिश में टाइप किया, उसके बाद गूगल से हिंदी में क्या करते रहते हैं, उसका अनुवाद कर देते हैं। ठीक, तो SI पद्धति में जोर की इकाई क्या है, तो याद रखना न्यूटन है। अगर आपसे सिंपल कोई पूछा जाता कि बल की इकाई क्या है, फोर्स की इकाई क्या है, तो आप फटाक से दे देते कि न्यूटन है। लेकिन कई लोग क्या होते हैं, स्टूडेंट इसमें क्या होते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं। इसलिए कई सीमेंस लगा के जाते हैं, कोई रेडियन लगा के जाता है, कोई बैकरल लगा के जाता है। ठीक, तो SI पद्धति में जोर की इकाई क्या है, न्यूटन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपका काम यह है कि आपको जितने भी SI पद्धति में जो मात्रक होते हैं ना, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक, इस क्वेश्चन से हमको ये सीखने को मिला। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, अगली चीज आपको बता रहा हूं। जो ऑप्शन दिए हुए थे, वहां एक ऑप्शन दिया हुआ था सीमेंस। सीमेंस किसकी इकाई होती है, ये विद्युत चालकता की इकाई होती है। आपने ओम का नियम पढ़ा होगा। ठीक है, तो ओम का जो प्रतिलोम होता है ना, वो सीमेंस होता है। ठीक है, ओम का प्रतिलोम मेहो होता है। ठीक है, मेहो। ठीक है, मेहो जो होता है, ओम इनवर्स जिसको हम कहते हैं, मेहो जो होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, सीमेंस कहते हैं। और ये विद्युत चालकता की इकाई होती है। न्यूटन या अभी हमने जो पढ़े हैं, ठीक है, न्यूटन हो गया, किसकी इकाई हो गई, ये बल की इकाई हो गई, या जोर या थ्रस्ट की इकाई हो गई। ठीक है, रेडियन किसकी इकाई होती है, कोण मापने की इकाई को रेडियन कहते हैं। और रेडियो थर्मता की इकाई को क्या कहते हैं, रेडियो थर्मता की इकाई को बैकरल कहते हैं। ठीक है, ये 4 चीज अभी याद कर लो। और आपका भी काम है, देखो मेरे साथ साथ आपको भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक, मेरा काम आपको गाइडलाइन देने का है, और जितना संभव हो सकता है मैं आपको कंटेंट देने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मेरे पढ़ाने से सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पोस्ट आती है लिमिटेड। अब मेरे पास मान के चलिए 10,000 स्टूडेंट पढ़ेंगे, तो 10,000 का सिलेक्शन तो ना होगा भाई, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ईंधन के प्रमुख घटक क्या होते हैं। ईंधन के प्रमुख घटक क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोकार्बन आपने पढ़ा होगा यार 6वीं 7वीं की किताब में। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन जो होता है वो ईंधन होता है, और कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर ये बनता है। ठीक है, तो प्रमुख घटक क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन होता है, लेकिन ऑक्सीजन क्या करता है, जलाने में उसको मदद करता है। ठीक, चलिए देखिए दोस्तों, याद रखना ईंधन के प्रमुख घटक कार्बन और हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोकार्बन नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक है, ईंधन को हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। ईंधन के दहन के दौरान कार्बन हाइड्रोजन जैसे तत्व ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करते हैं, तीव्र गति से क्या करते हैं, ऊष्मा या हीट जनरेट करते हैं। ठीक है, तो याद रखना ईंधन के प्रमुख घटक क्या हैं, कार्बन और हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या पैदा करते हैं, वो हीट या ऊष्मा पैदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी निकेत को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है।
देखिए पारिस्थितिक तंत्र, आपको ये भी पता चल गया होगा कि सिर्फ ध्वनि, ताप, विद्युत यही टॉपिक नहीं, पारिस्थितिकी तंत्र ये पर्यावरण विज्ञान है, ये भी जनरल साइंस में इससे क्वेश्चन आते हैं, तो इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, पारिस्थितिकी निकेत को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो ताप, पोषक तत्व, शिकारी की उपस्थिति या द्रव्यमान चर। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहली चीज ये पता होना चाहिए पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। पारिस्थितिक तंत्र का मतलब होता है जो हमारे आसपास की वस्तुएं हैं उसमें क्या होती हैं, कुछ जीवधारी आते हैं और कुछ क्या होते हैं, अजैविक घटक भी आते हैं। जैविक घटक भी आते हैं, अजैविक घटक भी आते हैं। जैविक घटक में तो सभी जीवधारी हो जाते हैं, ठीक है, जीव जंतु हो जाते हैं, लेकिन अजैविक घटक में क्या क्या आता है, भूजल, पावक, गगन, समीरा, आपने सुना होगा ये चीज, है ना। तो जल हो गया, जमीन हो गया, वायु हो गया, ये क्या होते हैं, ये पारिस्थितिक तंत्र में शामिल होते हैं और प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो याद रखना, ताप भी प्रभावित करता है, पोषक तत्व भी प्रभावित करता है, शिकारी की उपस्थिति भी किसी जीवधारी को प्रभावित कर सकती है, लेकिन जो द्रव्यमान होता है यानी कि मास होता है, ठीक है, वो किसी चीज को प्रभावित नहीं करता है। ठीक, जब तक आप दोस्तों एनसीईआरटी डिटेल में नहीं पढ़ोगे ना, अब पूरा एक क्वेश्चन में पूरी एनसीईआरटी तो छाप नहीं सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ वो आपको समझ में जाए। ठीक है, देखो दोस्तों, कोई वस्तु है मान के चलिए, ठीक है, या कोई जीवधारी है, तो उस पर ताप पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कि ठंडे जलवायु वाले प्रदेशों में क्या होते हैं, वहाँ के जीवधारी अलग होते हैं, और गर्म में क्या होते हैं, अलग होते हैं, तो ताप का प्रभाव पड़ता है। पोषक तत्व है, पोषक तत्व मतलब क्या होता है दोस्तों, खाने पाने वाली चीजें जिसको हम कह सकते हैं। तो खाने वाली पीने वाली चीजों के आधार पर भी आपने देखा होगा कि आपको देखा होगा कि जहाँ देखो जहाँ घास होता है वहाँ हिरन होती है। ठीक है, अभी आपने जैसे मध्य प्रदेश के अंदर देखा होगा जो आपके कूनो पालपुर शिवपुर राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ चीता आया है। ठीक है, अब आपको पता होगा, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि चीता वहीं पर क्यों आए, क्योंकि चीता के लिए अनुकूल परिस्थितियां थी वहां पर। ठीक है, दौड़ने के लिए मैदान था, खाने के लिए जो मतलब खाने के लिए जो जीव जंतु इधर उधर से शिफ्टेड हो रहे हैं वहां पर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, खाने पीने की चीजें के आधार पर भी किसी जीवधारी की उपस्थिति क्या होती है, निश्चित होती है। तो पोषक तत्व से भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। शिकारी की उपस्थिति, अगर शिकारी रहेंगे तो हो सकता है जहां ज्यादा शिकारी रहेंगे वहां पर कोई जीवधारी रहना पसंद नहीं करेगा, तो ये चीजें प्रभावित करती है। लेकिन द्रव्यमान, ये जो ऐसा चीज है, मास ऐसी चीज है जो किसी भी चीज को पारिस्थितिकी में क्या करती है, प्रभावित नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। भारत में पारिस्थितिकी तंत्र का जनक रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र कहा हूं मैंने, है ना, पारिस्थितिकी तंत्र का जनक रामदेव मिश्रा को भारत में कहा जाता है। और पारिस्थितिकी तंत्र का जनक जो है पूरे विश्व में हम्बोल्ट को कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो महासागर है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हेकल ने किया था। यहाँ देखिए पारिस्थितिकी बस लिखा हुआ है, ठीक है, और नीचे वाले में देखिए पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले टेंसले ने किया था। तो याद रखना इन दोनों शब्दों में, पारिस्थितिकी तंत्र पूछे तो टेंसले, और सिर्फ पारिस्थितिकी पूछे तो कौन आएगा, अर्नेस्ट हेकल आएगा। ठीक, ये पांचों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टैटिक कहते हैं, इसको स्टैटिक क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, चलिए, और ये वाला जो क्वेश्चन था इसको डायनेमिक क्वेश्चन कहते हैं। इसमें आपकी समझ देखी जाती है, और समझ विकसित करने के लिए आपको एनसीईआरटी पूरी डिटेल में पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुमत कार्बन उत्सर्जन और उत्सर्जित कार्बन के बीच के क्या अंतर हैं। ठीक है, ये एक ही शिफ्ट के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग क्वेश्चन लाया हूं मैंने, एक ही शिफ्ट का है। 25 मई 2023 को शिफ्ट 2 के ये 20 प्रश्न है। ठीक है, तो अनुमत कार्बन उत्सर्जन और उत्सर्जित कार्बन के बीच में क्या अंतर है। देखिए, आपको क्वेश्चन की जो भाषा शैली है उससे समझ में आ रहा होगा। अनुमत कार्बन उत्सर्जन, अनुमत मतलब क्या होता है, अनुमान लगाया गया। ठीक है, जैसे हमने अनुमान लगाया, हमने मान चलिए खेत है, ठीक है, ये खेत में हमने क्या लगा दिए, मान के चलिए गोभी लगा दिए। हम अनुमान लगाते हैं यार कि हमारा कम से कम कितने किलो गेहूं होगी, हम मान के चलते हैं कि 1000 किलो गेहूं होगी। कितनी होगी, 1000 किलो गेहूं होगी। ये हमने लगाने के पहले अनुमान लगाए, 1 एकड़ में लगाए, लेकिन हुई कितनी, मान के चलिए हुई हमारी 500 किलो। ठीक है, हमने 1000 का अनुमान लगाए थे, लेकिन गोभी कितनी हुई, 500 किलो हुई। मतलब अनुमान हमने 1000 का लगाए, लेकिन उत्सर्जन यानी कि उत्पादन कितना हुआ, 500 का हुआ। तो उनके बीच में क्या अंतर है, इनके बीच में जो अंतर है इसको ही दोस्तों याद रखना है। जब कार्बन की बात होती है, यहाँ गोभी की बात हो रही है, जब कार्बन की बात होती है तो उसे ही कार्बन क्रेडिट कहा जाता है। जैसे यहाँ 1000 और 500 बीच में 500 का अंतर जो आया ना, इसको कार्बन के संबंध में कार्बन क्रेडिट कहा जाता है। मैं समझता हूँ इससे आसान भाषा में आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वायरस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है,
निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है बोल रहा है, मतलब 3 कथन गलत है इसमें। वायरस की अपनी चयापचय प्रणाली होती है, ये गलत कथन है क्योंकि उसकी कोई अपनी चयापचय प्रणाली नहीं होती है। सभी विषाणु में आरएनए और डीएनए होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ में होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। विषाणु बाध्यकारी परजीवी होते हैं, बिल्कुल सही बात है, परजीवी होते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। और विषाणुओं के न्यूक्लियर कमलों को कैप्सिड कहते हैं, ये कथन भी गलत है। तो याद रखना, विषाणु बाध्यकारी परजीवी होते हैं, सिर्फ यही कथन क्या है, सत्य है, वायरस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैलोपियन ट्यूब के उंगली जैसे सिरे क्या कहलाते हैं? तो फैलोपियन ट्यूब जो है इसके उंगली जैसे सिरे क्या कहलाते हैं? फिम्ब्रिय कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। फैलोपियन ट्यूब कहाँ पर होती है? ठीक है, जो महिलाएं होती है ना, उनके अंडाशय गर्भाशय वहां पर पाई जाती है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब। और उसमें उंगली जैसे सिरे जो होते हैं उनको फिम्ब्रिय कहते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, फैलोपियन ट्यूब जो है अंडाशय और गर्भाशय को जोड़ने वाली खोखली मांसपेशियों और बली नालिकाओं की एक जोड़ी होती है। यह महिला प्रजनन अंगों का एक अहम हिस्सा होता है। फैलोपियन ट्यूब के अंत में उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसे फिम्ब्रिया कहा जाता है, और ये अंडे को क्या करती हैं, ट्यूब में घुमाती हैं, ठीक है। तो याद रखना फैलोपियन ट्यूब। आप देखिए ये इस प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चन देखिए आप। अब वो जमाना गया जब पूछा जाता था कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है, पूछा जाता था कि आपको गाड़ी के वाहनों में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार का सामान्य विज्ञान एमपी फॉरेस्ट गार्ड में नहीं आता भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द गुणसूत्र किसके द्वारा पेश किया गया था? तो गुणसूत्र शब्द जो है वो वाल्डेयर के द्वारा पेश किया गया था। और आपको पता होगा मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? मानव में गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़ी होते हैं, ठीक है, 23 जोड़ी होते हैं। और अगर टोटल पूछे तो 23 जोड़ी मतलब 23 दूनी 46 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 46 होते हैं। और जोड़ी में पूछे तो 23 होते हैं, ठीक है। और किसने इसका पेश किया था शब्द गुणसूत्र को? वाल्डेयर ने किया था, ठीक है। अच्छा, ये गुणसूत्र जो होता है ये होता क्या है? तो याद रखना दोस्तों, गुणसूत्र जो होता है डीएनए और एक हिस्टोन नाम का प्रोटीन होता है, ठीक है, इससे मिलकर बना होता है। किससे मिलकर? डीएनए और हिस्टोन नाम के प्रोटीन से मिलकर ये गुणसूत्र बना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस गैस की वायुमंडल में सबसे अधिक सांद्रता होती है? तो सबसे अधिक सांद्रता वायुमंडल में किसकी होती है? आपको पता होगा, बच्चे बच्चे जानते हैं, नाइट्रोजन की सांद्रता सबसे अधिक होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Sb है? तो Sb जो है दोस्तों याद रखना, ये एंटीमनी का रासायनिक प्रतीक होता है। एंटीमनी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? Sb होता है। और एंटीमनी का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 51, 51 इसका परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गैस को लॉफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? एक चीज और बताना चाहता हूं, जैसे यहाँ पूछा उसने किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Sb है, ठीक है। तो रासायनिक प्रतीक तो पूछा, लेकिन उसने किसका पूछा? एंटीमनी का पूछा। अब वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का तो ना पूछेगा। तो थोड़ा डिफरेंट टाइप के जो रासायनिक प्रतीक होते हैं उनको एक बार कॉपी में अच्छे से लिख लेना। परमाणु क्रमांक भी पूछता है और रासायनिक प्रतीक भी पूछता है, ठीक है। सारी जो आवर्त सारणी है ना उसको याद कर लो, कुल मिला के ये है फंडा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस गैस को लॉफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको आराम से लूसेंट उसेंट में मिल जाते हैं। तो लॉफिंग गैस के नाम से किसे जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। तो N2O, ठीक है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड को लॉफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। देखो एक चीज और बताना चाहता हूं मैं, अगर आप लूसेंट पढ़ते हो जनरल साइंस से, ठीक है, जनरल साइंस लूसेंट से पढ़ते हो, तो आपको 20 में से मात्र आपके 5 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो आप तक 15 प्लस स्कोर नहीं कर पाओगे जनरल साइंस में, इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ। अगर आपको पूरी लूसेंट की जनरल साइंस एक एक शब्द सहित भी याद है तो आप सिर्फ 5 नंबर का स्कोर कर सकते हो। इसलिए आपको क्या करना है, लूसेंट तो पढ़ना ही है भाई साहब, ठीक है, इसके साथ साथ क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना ही होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, मैंने बताना भूल गया बातों बातों में, N2O। इसे ही क्या कहा जाता है, लॉफिंग गैस या हंसाने वाली गैस कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आणविक आकर्षण जिस अवस्था में मजबूत होते हैं वह कौन सी अवस्था है? ठोस, द्रव, गैस या इनमें से कोई नहीं? तो पदार्थ की अवस्था आपने पढ़ा होगा, ठोस होता है, ठीक है, ठोस होता है, ठीक है, फिर द्रव होता है, फिर क्या होती है, गैस होती है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि ठोस में जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, ठीक है, और द्रव में थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं, और गैस में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, ठीक। तो सबसे ज़्यादा किस में होते हैं? सबसे ज़्यादा होते हैं ठोस में। सबसे ज़्यादा आणविक आकर्षण बल जो होता है वो ठोस में मजबूत होता है। इसलिए देखा होगा आपने, कोई भी ठोस वस्तु जो रहती है वो आसानी से टूटती नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किसे 2 प्रोपेनान या डाई मिथाइल कीटोन के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है,
जिसने कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ा होगा या जिसका बैकग्राउंड 11th-12th में साइंस नहीं रहा होगा ना, उसको इस प्रकार के क्वेश्चन लग रहे होंगे कि ये क्या पूछता है। ठीक है, लेकिन सच्चाई है भाई साहब, है ना, यही क्वेश्चन आए हैं पूरे, है ना। तो निम्न में से किसे 2-प्रोपेनॉन या डाइमिथाइल कीटोन के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एसीटोन। एसीटोन को डाइमिथाइल कीटोन या 2-प्रोपेनॉन कहा जाता है। और ये होता क्या है भाई साहब, ये होता क्या है बताइए? ये होता है भाई साहब एसीटोन, इसका फार्मूला होता है CH3 ट्वाइस। ठीक है, CH3 ट्वाइस होता है। ठीक है, कोष्टक के बाहर, इसके बाद C और O होता है, इसको कहते हैं एसीटोन। ये एक प्रकार का रंगहीन और तरल रसायन होता है। ठीक है, लिक्विड रसायन होता है और रंगहीन होता है, मतलब पानी जैसा होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रथम पोषी स्तर की विशेषता नहीं है? सिंपल है, वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। वे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। प्रथम पोषी स्तर मतलब सीधी बात है पादप होते हैं। ठीक है, और कुछ जीवाणु और कुछ शैवाल भी इसमें सम्मिलित होते हैं, लेकिन हम सिर्फ सिंपल पौधे को मान के चलते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सही बात है। भी सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदलते हैं। सौर से ऊर्जा मिलती है तभी तो अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ठीक है, अन्य ट्रॉफिक स्तरों में इनकी ऊर्जा सबसे कम है और इस स्तर में सबसे ज्यादा पौधा होते हैं। तो ये तीनों कथन जो है ये सत्य है। ठीक है, ये आपका जो ऑप्शन नंबर C है ना, ये गलत है। अन्य ट्रॉफिक स्तरों में इनकी ऊर्जा सबसे कम नहीं सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि आपने 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम सुना भी होगा या पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि जैसे जैसे आगे स्तर बढ़ते हैं ऊर्जा कम होती जाती है। ठीक है, प्रथम पोषी स्तर, फिर इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता आते हैं। ठीक है, टाइगर उसमें सबसे ऊपर होता है, खाद्य श्रृंखला जो होती है। ठीक, ये सब चीजें आपको पढ़ना होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को दोलन का क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं, फ्रिक्वेंसी कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? हर्ट जो होता है, जिसको HZ से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं, फ्रिक्वेंसी कहते हैं। इसका मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज इसका मात्रक होता है। ठीक है, और इसको संकेत क्या होता है? HZ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस हमारे वायुमंडल का 78% बनाती है? ठीक है, तो देखिए अभी एक सांद्रता वाला क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें आंसर नाइट्रोजन था, और ये फिर क्वेश्चन आ गया, एक ही शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन, एक ही पेपर में। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? वायुमंडल में सबसे ज्यादा 78% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक, चलिए अच्छा, ऑक्सीजन कितनी परसेंट रहती है भाई साहब? ऑक्सीजन कितने परसेंट है बताइए मुझे? ऑक्सीजन परसेंट है 21%, ऑक्सीजन 21%। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का है 0.03%। ठीक है, और आपका एक और है आर्गन रहती है 0.93 रहती है आर्गन। ठीक है, गंधक अंधक नहीं रहती है ना। और ऑक्सीजन क्या हो गई? ऑक्सीजन हो गई 21, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, आर्गन हो गई 0.93, और आपकी नाइट्रोजन हो गई 78%, जो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, जलवाष्प भी रहता है 5% इसमें। ठीक है, वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत में एक छेद खाली स्थान के ऊपर पाया गया है। तो ओजोन परत में छेद कहाँ मिला है? अंटार्कटिका के ऊपर मिला है। अंटार्कटिका को क्या कहते हैं? अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ बर्फ छपी हुई है पूरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नैनो सेकंड 1 सेकंड का खालिस्तान भाग होता है। तो 1 नैनो सेकंड 1 सेकंड का 1 अरबा भाग होता है। यदि इसको हम प्रदर्शित करें तो 10⁻⁹ में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, 1 नैनो, नैनो का मतलब 10⁻⁹। ठीक है, चलिए नैनो के अलावा अगर आपसे मिली पूछ लेता तो क्या होता? मिली जो होता है वो 1000वां भाग होता है। क्या होता है? मिली जो होता है 1000वां भाग होता है। और माइक्रो क्या होता है? 10 लाखवां भाग होता है। कितना भाग होता है? 10 लाख। ठीक है, ये सब चीजें आपको पढ़ना है। निम्न में से किसके मुख्य घटक के रूप में हाइपोथैलेमिक डाउनग्रोथ और तंत्रिका ऊतक है? तो इसका सही उत्तर होगा पश्च पिट्यूटरी। हमारे मस्तिष्क में दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, और वहीं पर ये हाइपोथैलेमिक डाउनग्रोथ और तंत्रिका ऊतक इसके मुख्य घटक के रूप में होते हैं। ठीक है, पश्च पिट्यूटरी मतलब पश्च मतलब पीछे की और पूर्व मतलब पहले की। ठीक है, देखिए दोस्तों, जनसंख्या की विशेषता इसके माध्यम से स्पष्ट हो सकती है। तो जनसंख्या घनत्व से तो ही स्पष्ट होती है। और परिक्षेपण का मतलब क्या होता है? परिक्षेपण शब्द का मतलब होता है कि विस्तार कितना है, जन्म दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, फैलाव कितना है, ये परिक्षेपण का मतलब होता है। तो कह रहा है कि जनसंख्या की विशेषता किसके माध्यम से स्पष्ट होती है? तो जनसंख्या घनत्व से भी होती है और परिक्षेपण से भी होती है। तो सही कोड का चयन हो जाएगा दोनों। दोनों से क्या होती है? जनसंख्या की विशेषता स्पष्ट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आज का, और ये एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल आपको कम से कम देखने को मिलेगा। एक गोली जिसका द्रव्यमान 0.05 kg है, उसे 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बंदूक से दागा गया है। बंदूक का द्रव्यमान 2 kg है
बंदूक का प्रतिच्छेद वेग क्या होगा। सिंपल है, सिंपल सा फार्मूला है, m1v1 बराबर होता है m2v2। ठीक है, m1v1 बराबर m2v2। गोली का द्रव्यमान कितना है 0.05। ठीक है, 0.05 है। ठीक है, और वेग कितना है 0.05, उसे 150 मीटर प्रति सेकंड, 150 इसका वेग है v1। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, m2 कितना है 2 kg है, और बंदूक का प्रतिच्छेद वेग पूछ रहा है, मतलब v2 मुझे निकालना है। ठीक है, v2 निकालना है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2 से कट जाएगा 150 कितने बार, ये कट जाएगा 75 बार। ठीक है, और 75 का गुणा 5 में करूंगा 0.05 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 75 गुणित 5 हो जाता है 375, मतलब 3.75 मीटर प्रति सेकंड क्या होगा, बंदूक का प्रतिच्छेद वेग होगा। m1v1 बराबर m2v2। क्या, m1v1 बराबर m2v2। आप लोग भी क्या करना, इसको एक बार वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकालना, 3.75 मीटर प्रति सेकंड बंदूक का प्रतिच्छेद वेग होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ 20 क्वेश्चन है। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, और नहीं भी आए होंगे दोस्तों तो टेंशन मत लो, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको पहले पूरे ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा जनरल साइंस के। ठीक है, इसके बाद दोस्तों फिर एनसीईआरटी भी पढ़ाऊंगा। ठीक, और ये बिल्कुल मत सोचना कि मेरे से जितने लोग पढ़ेंगे सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, ये गलत चीज़ है। आपको कोई भी टीचर, दुनिया का कोई भी चीज़, ठीक है, छोटा हो बड़ा हो टीचर हो, ठीक है, आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता जब तक कि आप अपने स्वयं से मेहनत ना करें। जितना मैं पढ़ाऊंगा उसका डबल आपको पढ़ना भाई। ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, और अभी जो हुआ है, अभी अभी मेरे पास कई स्टूडेंटों के फ़ोन आते हैं। ठीक है, मेरे पास कई स्टूडेंटों के फ़ोन आते हैं, टेलीग्राम चैनल से कहाँ कहाँ से नंबर का जुगाड़ कर लेते हैं मेरे, और फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया। ठीक, अब ऐसा तो नहीं है कि जितने ने मेरे से पढ़े थे, ठीक है, मैंने जो पढ़ाया था उसका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो सिलेक्शन होते हैं, लेकिन वो अपनी मेहनत स्वयं करते हैं। ठीक है, साथ में उनको बस एक गाइडलाइन की ज़रूरत होती है, बस। चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।